Hi, I am Syed Rashid from Ahlebad High School and Junior College, Kotla Alija, Hyderabad. You are watching our YouTube channel named as Ahlebad High School and Junior College. Welcome to my video to all students as well as viewers. Today we will going to continue our 10th class physics chapter number 10 electromagnetism, and our today's topic is nothing but activity number 8. Take a wooden plank, fix two long wooden stick on it. These wooden sticks are split at their top ends. A copper wire is passed through these split and the ends of the wire are connected to the battery of 3 volts. Through a switch, close the switch to make the circuit. Current passes through the wire. Now bring a horse hole magnet near the copper wire as shown in the figure 10. What happened to the wire? In which way does it deflect? Use the right thumb rule to find the direction of force. Is the direction of deflection observed experimentally same as that of the theoretically expected one? Now आपने सुना होगा जो मैं रीड कर रहा था, साथ ही साथ मैंने आपके स्क्रीन पे भी लगाया था डायग्राम के साथ जो रीडिंग कर रहा था। मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर लेता हूँ मैं हमारी ओन हिंदी लैंग्वेज में। अब क्या कर रहा है कि एक हमको वुडन का फ्लैंक ले लेना है, ठीक है, चकला बोलते हैं हम जिसको यूजुअली। लेने के बाद 2 स्टिक्स है, 1 स्टिक 2, कुछ इस तरीके से इसके अंदर लगवा देना है। लगवाने के बाद अब यहाँ से आप वायर पास कराइए, ठीक है। कराने के बाद यहाँ पे आप एक बैटरी लगवाइए, फिर यहाँ पे एक स्विच लगा दीजिए, फिर ये वायर को कनेक्ट कर लेते हुए लेके जाके अब स्विच को क्लोज करने के बाद क्या होता है, एक हमारे पास क्लोज्ड सर्किट हो जाता है ना, एक सर्किट बन जाता। तो इस तरीके से एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। आप जैसा कि डायग्राम में भी देख लिए थे जब मैं रीड कर रहा था, आपके स्क्रीन पे लगवा दिया था मैं वो डायग्राम। अब यहाँ पे ये जो बैटरी है यूजुअली हम 3 वोल्ट की लेंगे, ठीक है, और स्विच तो एज यूजुअल जैसा आपको लेना चाहिए। तो ये यहाँ तक आपको हो गया। तो ये सेटअप कर लेने के बाद हम क्या कर रहे हैं, हाउस होल्ड मैग्नेट कॉपर के वायर के करीब लेके आ रहे हैं। ये एक मैग्नेट है, ठीक है, जिसको हम हाउस होल्ड मैग्नेट कहते हैं, कॉपर के वायर के करीब लेके जा रहे हैं। व्हाट हैपेंड टू दी वायर, वायर को क्या हुआ? तो आप देख सकते हैं जो वायर है जो स्ट्रेट रहता है वो थोड़ा डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो मैं यानी कि कुछ उसमें चेंजेस आएंगे। मैं इस तरीके से उतार देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से उन्हें अपना जो पोजीशन है लाइट चेंज कर लेता। तो कौन से रास्ते पे डिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी कि कहाँ पे वो वायर डिफ्लेक्ट हो रहा, वो आपको पूछ रहा है। तो हम यूजिंग राइट हैंड रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब जो फोर्स उसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा, हम राइट हैंड रूल के मदद से उसको उसके डायरेक्शन को वो कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन है जो ऑब्जर्व हो रहा हमको, जिस तरीके से वायर जो डिफ्लेक्ट हो रहा वो ऑब्जर्व हो रहा, और एक्सपेरिमेंटली और थियरिटिकली सेम है क्या, यानी सेम है क्या, तो पहले उस तरीके से आपने करा। तो स्टार्टिंग में सपोज आपने ये साउथ पोल था मैग्नेट का, जो मैं एस लिख रहा हूँ, और ये नॉर्थ पोल था, सपोज इस तरीके से था। अब क्या करना है आपको, नेक्स्ट लिसन केयरफुली। यहाँ तक तो आपने किया। चेंज पोलरिटीज ऑफ द हाउस शूज मैग्नेट, अगेन ऑब्जर्व द डिफ्लेक्शन, रिपीट दिस बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ current in circuit. Thus the right hand rule gives the explanation for the direction of magnetic force exerted by magnetic field on the wire. Right hand rule helps you to find the direction of magnetic force exerted by the magnetic field on the current carrying wire. It does not help you to explain the reason for the deflection of the wire. Can you give a reason for it? Imagine a situation where there is no current in the wire. Then there exists only magnetic field due to the external source, that is horseshoe magnet. When there is a current in the wire, it also produces a magnetic field. This field overlaps and gives non-uniform field. Let us see this clearly with diagram. अब यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट, जो पोलैरिटी है इसकी मैग्नेट की वो चेंज कर दीजिए। साउथ की जगह क्या करिए आप, नॉर्थ ला लीजिए, ठीक है, और जो नॉर्थ था उसकी जगह पे आपने साउथ लाया, सिर्फ उसकी जो पोलैरिटी है चेंज करा। तो चेंज करने के बाद उसके डिफ्लेक्शन में कुछ चेंजेस दिखे क्या आपको, यानी कि जो उसका डिफ्लेक्शन है वो चेंजेस हुआ था क्या। उसके साथ साथ नेक्स्ट चीज़ क्या करना है आपको, सर्किट को चेंज करना है। सर्किट यानी कि पहले सपोज हमारे पास
ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था। अब इसको चेंज कर देना, ये जो दिख रहा है आपको टर्मिनल एक पॉजिटिव रहता है एक नेगेटिव रहता है दोनों में से। तो अब इसको चेंज कर दीजिए, यानी कि पॉजिटिव इस तरफ लेके आ जाइए, नेगेटिव इस तरफ लेके आइए। तो फिर उसके बाद फिर ऑब्जर्वेशन करिए। तो ये जो है हमको राइट हैंड रूल क्या एक्सप्लेन करता, डायरेक्शन जो मैग्नेटिक फोर्स एग्जर्ट हो रहा मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा वायर में, क्या वो एक्सप्लेन करता क्या। तो राइट हैंड रूल हेल्प अस टू फाइंड द डायरेक्शन, यानी राइट हैंड रूल हमको यूजुअली हेल्प करेगा जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स है जो एग्जर्ट हो रहा मैग्नेटिक फील्ड से करंट कैरिंग वायर पे। मगर ये हमको पूरी तरीके से जो डिफ्लेक्शन हो रहा वायर के अंदर, जो वायर हिल रहा, वो हमको एक्सप्लेनेशन नहीं देगा। क्या आप उसका रीज़न बता सकते कि वो एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं दे रहा। सपोज एक सिचुएशन इमेजिन कर लीजिए आप, जहाँ पे करंट नहीं रह रहा, वायर के अंदर से करंट नहीं बह रहा, देन हमारे पास सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट, मैग्नेटिक फील्ड ही हमारे पास एक्सटर्नल सोर्स से बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि अगर करंट नहीं है वायर के अंदर तो सिर्फ देखिए यहाँ पे दो सिचुएशन समझा देता हूँ मैं आपको। पहली चीज़ क्या है कि अगर इसको हम स्विच ऑफ करेंगे तो करंट इसके वायर में नहीं रहेगा, तो मैग्नेट करीब लेके गए तो सिर्फ एक मैग्नेटिक फील्ड है हमारी जो ओरिजिनली मैग्नेट से हमको प्रोड्यूस हो रही। ये केस 1 है। जैसा ही हम स्विच ऑन करेंगे दो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाते हैं हमको। एक जो करंट बह रहा है इसके अंदर उसमें भी मैग्नेटिज्म प्रेजेंट होता है एज पर दी ओस्टर एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा था। दो मैग्नेटिक फील्ड मिलके कुछ चेंजेस आते, तो ये जो दो मैग्नेटिक फील्ड है एक दूसरे में ओवरलैप हो जाएंगे, यानी कि यहाँ से एक मैग्नेटिक फील्ड हो रहा हॉर्स के मैग्नेट से, फिर वायर के अंदर से एक मैग्नेटिक फील्ड बह रहा, बहने के बाद दोनों एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, ओवरलैप हो जाएंगे। ओवरलैप बोलते हो एक दूसरे के अंदर मिल जाना या एक दूसरे के अंदर समा जाना। ओवरलैप होके एक हमको एक नई फील्ड प्रोड्यूस करते हो ना, नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म होना चाहिए। जैसा कि यूजुअली मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास इस तरीके से बनती है। होप हमने ये डायग्राम आपको पढ़ा दिया था, लेकिन ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। सपोज इसके आसपास और एक मैग्नेटिक फील्ड मिल गई, यानी दोनों एक दूसरे से मिलने पर क्या होता है, एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता, जो डायग्राम से हमको पता चल रहा। द फील्ड इन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ हॉर्स शूज मैग्नेट इज शोन इन फिगर 11A। जैसा आपके स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ, जो 11A फिगर है, फील्ड लाइंस ड्यू टू द हॉर्स शूज मैग्नेट बिटवीन इट्स पोल, ये 11A में आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ये कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है, जो नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान से हॉर्स शूज के मैग्नेट से आ रही है। लेट अस इमेजिन अ वायर पासिंग परपेंडिकुलर टू दी पेपर। पेपर पे एक वायर है जो परपेंडिकुलर पास हो रहा, समझिए। लेट द करंट pass through it into the page, it produce a magnetic field as shown in the figure 11B। जैसा कि 11B में और एक आपको डायग्राम है जो सर्कुलर लाइंस के जैसा है। अगरचे के जो परपेंडिकुलर अगर पेपर के अंदर से अगर ये फील्ड जा रही तो इस तरीके से होगा। नाउ लेट अस ट्राई टू स्केच द रिजल्टेंट फील्ड बाय ऑब्जर्विंग द फील्ड लाइन। We can see that the direction of field lines due to the wire in upper part of the circular lines coincide with the direction of the field line of the horseshoe magnet. The direction of field line by wire in lower part of circular lines is opposite to the direction of the field line of horseshoe magnet, so that the net field in upper part is strong and in lower part it is weak. Hence, a non-uniform field is created around the wire. This non-uniform field is shown in the figure 11C. Therefore, the wire tries to move to weaker field region. Does this deflection fit with the direction of magnetic force found by the right hand rule? What happened when a current carrying coil is placed in a uniform magnetic field? Can you use this knowledge to construct an electric motor? अब देखिए, जैसा कि आपको, जैसा मैं जब रीड कर रहा था थ्योरी पार्ट, तो आपके स्क्रीन पे भी लगवा दिया था डायग्राम्स के साथ वो थ्योरी पार्ट। तो अब उस थ्योरी पार्ट में आपको एक फिगर 11A बताया, फिर 11B बताया, और जो 11C फिगर था वो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड था, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो रिजल्टेंट हो रही थी दोनों फील्ड से मिला के, एक तो एक ओरिजिनल मैग्नेट से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी, दूसरा जो करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसकी वजह से जो आ रही थी, वो दोनों मिला के एक डायग्राम बन गया 11C वाला।
और इस डायग्राम में बताया ये जा रहा कि जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड है लाइंस का, एक अपर पार्ट का क्या रहता, कोइंसाइड होता हॉर्स शूज से, और ये जो लाइंस है लोअर पार्ट का ऑपोजिट डायरेक्शन में रहता। और यहाँ पे साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा, एक साइड आपको जो अपर पार्ट है उसकी जो फील्ड है स्ट्रांग होगी और लोअर पार्ट की वीक होगी। जैसा कि ये मैग्नेट है, तो जो ओरिजिनल मैग्नेट है उसकी तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग रहती, तेज़ रहती, और जो मैग्नेटिक फील्ड जिससे करंट के अंदर से आ रहा वो थोड़ी सी वीक रहती। तो अब इसके ऊपर ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्या हम कुछ चीज़ें कर सकते, यानी कि जो डिफ्लेक्शन होता है वो राइट हैंड रूल से निकाल सकते क्या, और करंट कैरिंग वायर में जो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनती उसकी नॉलेज की मदद से, यानी उसकी मदद से हम कुछ इलेक्ट्रिक मोटर कंस्ट्रक्ट कर सकते क्या, ये बताना चाह रहा आपको। तो इस जो एक्टिविटी नंबर 8 जो हमने करे थे, इसके बेस पे हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसके बेस पे हमारे को है वो है इलेक्ट्रिक मोटर। उसके बाद एक और एक आता हमारे पास इलेक्ट्रिक जनरेटर, वो एक अलग चीज़ है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर के अपने प्रिंसिपल्स होते और किस तरीके से काम करता, कंस्ट्रक्ट कैसा होता वो, उसको आपको इस लेसन में है। तो नाउ द टाइम टू लर्न लाइक इलेक्ट्रिक मोटर। अब जो एक्टिविटी 8 है ये एक आपको प्योर एक्सपेरिमेंट है और प्योर मैग्नेटिक साइंस है, मैग्नेटिज्म की जो साइंस है, लेकिन उसके ऊपर एक अप्लाइड साइंस बन रही जो इलेक्ट्रिक मोटर हम बना रहे, जिसका एप्लीकेशन बहुत इस्तेमालात रहते। जैसा कि आपको पता है इलेक्ट्रिक मोटर से हम यूजुअली जो वाटर है हमारा पंप करते ग्राउंड लेवल से सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, जितना फ्लोर है उतने फ्लोर पे आप चढ़ाते। तो कैसा काम करता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, नाउ आवर टॉपिक इज मेन इलेक्ट्रिक मोटर। अब हमारी जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक मोटर है। इलेक्ट्रिक मोटर इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए, अब इलेक्ट्रिक मोटर को अंडरस्टैंड होने के लिए कुछ चीज़ें हमको समझना पड़ता है यहाँ पे। फर्स्ट, टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर वी नीड टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल केप्ट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सब में पहले अगर हमको ये समझना है तो एक कॉइल है समझिए, जिसके अंदर करंट बह रहा है। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख डाले तो क्या होता। तो सपोज अब यहाँ पे मेरे पास एक कॉइल है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, मैंने डायग्राम ऑलरेडी उतारा है, ABCD। इसके अंदर करंट बह रहा, दैट मीन्स करंट का डायरेक्शन आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से डायरेक्शन है। तो मैं ये क्या कर दिया, जो ब्लू कलर के लाइन आपको उतारा हूँ वो मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब यहाँ पे क्या होता, व्हाट इज़ द एंगल। अब ये क्या करा मैं, जैसा कि आपको बताया हूँ, जो रेक्टेंगुलर फील्ड हम रख दी है उसके अंदर, व्हाट इज़ द एंगल मेड बाई AB एंड CD विथ मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे जो एंगल क्या बना रहे, AB और CD वाले दोनों क्या एंगल बना रहे। यू विल नोटिस दैट दे आर ऑलवेज एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड है उन लोगों को हमेशा ये लोग राइट एंगल बन रहा, ये एंगल आपको AB का रहेगा, ये आपको CD का रहेगा, जैसा मैं आपको बता दिया। कैन यू ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन द साइड AB एंड CD। अप्लाई राइट हैंड रूल टू गेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एट AB। द मैग्नेटिक फोर्स एक्ट इनवर्ट परपेंडिकुलरली टू द फील्ड of the magnet and CD is act outwards. The force on the side BC and DA varies because they makes different angle at different position of the coil in the field. What are the direction of forces on BC and DA? In the direction of current in BC and DA are parallel to the field. Magnetic force does not act on them. If the direction of current in BC and DA are perpendicular to the field at BC, magnetic force pulls the coil up, and at DA magnetic force pushes it down. What is the net force on the rectangular coil? The force on AB is equal and opposite to the force of CD due to the external magnetic field because they carries equal currents in the opposite direction. Sum of these forces is 0. Similarly, the sum of the forces on the side BC and DA is also 0 for same reason. So
net force on the coil is 0 but there is a rotation of coil, how is it possible? अब देखिए, now the thing which I read, I think I placed that thing on your screen also, मैंने स्क्रीन पे भी लिखा था, उसमें डिफरेंट क्वेश्चंस थे। ये थ्योरी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये थ्योरी पार्ट आपको कॉपी करना है, याद करके भी रखना है। याद नहीं, यहाँ पे हमको समझना है ज़्यादा, याद करने से ज़्यादा। पहला क्वेश्चन जो राइज हुआ था, यानी कि जो उठा था, वो ये था कि आप क्या मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन ए बी और सी डी की ऊपर उतार सकते क्या, यानी उस साइड पे ए बी के साइड पे मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या हो सकता, सी डी की साइड पे मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या हो सकता। तो यहाँ पे हमको अप्लाई करना है राइट हैंड रूल, यानी कि राइट हैंड रूल जब हम अप्लाई करेंगे तो हमको मालूम होगा एट ए बी, जो ए बी की तरफ है, जो मैग्नेटिक फोर्स है अंदर की तरफ, नीचे की तरफ रहेगा, और वेरस जो ए बी की तरफ, याद रखिए यहाँ पे शॉर्टकट याद रखना है, ए बी की तरफ जो फोर्स रहेगा, ए बी की तरफ इनवर्ड नीचे की तरफ ढक लेगा, क्योंकि करंट का डायरेक्शन क्या है, ये है इसके अंदर, फोर्स नीचे की तरफ। तो सेम यहाँ पे करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, तो फोर्स क्या रहेगा, आउटवर्ड्स रहता है। तो ये दो चीज़ें आपको समझने हैं, याद रखने हैं। नाउ अब दूसरी चीज़, बी सी और ए डी या फिर डी ए, जो भी बोल रहे हैं आप, मैं यहाँ पे रफ ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपका बी सी है या सी बी, जो भी बोल सकते हैं आप, ये आपका ए डी है, यानी कि ए डी या डी ए, जो भी बोल लो आप। तो अब इन लोगों में डायरेक्शन क्या हो सकता, यानी कि क्या एंगल मेट करता, किस तरीके से रहता और कैसा रहता। तो देखिए, अब यहाँ पे अगर डी सी और ए डी की बात करेंगे फोर्स के, तो करंट का डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है, यानी कि ये इधर की तरफ जाना चाह रहा करंट, ये इधर की तरफ जा रहा, ये इधर की तरफ, तो दोनों पैरेलल डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे क्या होता कि इन दोनों उसमें मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं कर सकता, और इन्हें बी सी क्या है, आपको परपेंडिकुलर हो रहा सी डी से, और परपेंडिकुलर होने के बिना पे इन्हें मैग्नेटिक फोर्स को खींचता किधर, डी ए की तरफ, इधर से ढकलने की कोशिश करता। तो नेट फोर्स क्या हो सकता है, यानी कि द नेट फोर्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू एंड ऑपोजिट टू द फोर्स ऑफ डी ए। जो ए बी का जो नेट फोर्स रहता वो इक्वल रहेगा, इक्वल एंड ऑपोजिट रहेगा, किससे, सी डी से, इक्वल भी रहता और ऑपोजिट भी रहता। न्यूटन के थर्ड लॉ का आपको तो पता है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अब यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा, तो जो ये जो सी डी और बी ए दोनों का जो एक्सटर्नल फोर्सेस है 0 है, और बी सी और ए डी इन दोनों का भी एक्सटर्नल फोर्स 0 है। तो अब ये 0 0 फोर्स होने के बाद भी यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखिए सी डी, ठीक है, कॉमा बी ए या ए बी बोल रहे हैं आप, फिर उसके बाद क्या है, ए बी कॉमा सी डी, ये पूरों का जो नेट फोर्स है वो 0 है, यानी कि पूरा, क्योंकि रोटेट होने की वजह से हमें 0 हो जा रहा। तो अब क्या चीज़ है जो कॉइल को रोटेट कर रही, वाई डस द कॉइल रोटेट्स। अब एक हमको सवाल उठता कि कॉइल कई को रोटेट हो रही, वाई डस द कॉइल रोटेट, उसका आंसर बहुत आसान है। लेट अस कंसिडर ओपनिंग अ कैप ऑफ द बॉटल एज एन एग्जाम्पल वेयर 2 इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट ऑन द कैप। Two forces equal in magnitude but opposite in direction must act on the either side of the cap of the bottle as shown in the figure 12b. This force bring the cap into rotation. Similarly, the rectangular coil comes into rotation in clockwise direction because of the equal and opposite pairs of forces acting on the two sides of the coil. अब यहाँ पे आपको बताना ये चाह रहा, एक हमारे पास कैप है समझिए, ठीक है, कैप में क्या होता है, 2 इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस रहते जो घूमते, जिसकी वजह से आपको ढक्कन खुलता। तो यहाँ पे भी वैसी है, यहाँ पे बी सी और ए डी दिख रहा है आपको, बी सी और ए डी दोनों क्या है, ऑपोजिट और इक्वल फोर्सेस है, वेरा सी डी एंड ए बी क्या है, ऑपोजिट इक्वल फोर्सेस है। इसकी वजह से कैप रोटेट हो रहा, यानी कि यहाँ पे कैप नहीं बल्कि यहाँ पे कॉइल रोटेट हो रहा है, ठीक है। What happened to the rotation of coil if the direction of the current in the coil remains unchanged? If the direction of current in the coil is unchanged, it rotates
up to a vertical position, then due to its inertia it's rotate further in clockwise direction, but now the sides of the coil experience forces which are in the opposite direction to the previous case, hence this force try to rotate in anti-clockwise direction. As a result, this coil comes to halt and rotate in anti-clockwise direction. This will go on if the direction of the current remains unchanged. अब यहाँ पे एक सवाल उठ रहा कि अगरचे के जो करंट का जो डायरेक्शन है वो अनचेंज रह रहा, अनचेंज यानी कि अब मैं यहाँ से एक आपका माइनस है, ये प्लस है, तो इसके डायरेक्शन को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट कॉइल पे अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि जो बैटरी है वो चेंज नहीं कर रहे हैं। तो क्या हो रहा, तो अगर डायरेक्शन है कॉइल का, यानी कि कॉइल के अंदर करंट बह रहा, फ्लो हो रहा, अगर उसके डायरेक्शन को हम चेंज नहीं करेंगे तो उन्हें क्या होता, उसका जो रोटेशन है वर्टिकल पोजीशन में शुरू होता, स्टार्टिंग होता, ठीक है, इट्स रोटेट फर्दर, फिर शुरू होने के बाद फिर आगे क्या होता, उन्हें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चेंज होता। मगर के क्योंकि साइड्स ऑफ द कॉइल एक एक्सपीरियंस कर रहे हैं फोर्सेस, तो उन्हें ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रीवियस केस के जैसा घूमता, हैंस दिस फोर्स ट्राई टू रोटेट। अब क्या करता, ये फोर्स फाइनली उसको रोटेट करता एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एज ए रिजल्ट द कॉइल्स कम्स टू हॉल्ट एंड रोटेट इन, उसके बाद क्या होता, कॉइल एकदम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको घूमना शुरू हो जाती, अगरचे के करंट का डायरेक्शन अनचेंज यानी कि चेंज नहीं रहा। तो हाउ कुड यू मेक द कॉइल रोटेशन कंटिन्यूसली? इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल आफ्टर द फर्स्ट हाफ rotation is reverse, the coil will continue to rotate in the same direction. Thus, if the direction of the current through the coil is reverse every half rotation, the coil will rotate continuously in one and the same direction. How can we achieve this? To achieve this, brushes B1 and B2 are used as shown in the figure 12C. These brushes are connected to the battery, the ends of the coil. अब यहाँ पे देखिए, ये एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए थोड़ा सा हमको आई थिंक मार्कर्स की ज़रूरत होती। ये दोनों वायर के जैसा रहता, ये ब्रशेस के जैसा रहते। एक्चुअली आई विल शो यू लेटर, मैं कभी ऑनलाइन क्लास हुई तो मैं आपको बताऊंगा कि एक्सपेरिमेंटली कैसा होता। नाउ अब हम एक चीज़ पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक मोटर यूजुअली बनती कैसा, प्रिपेयर कैसा होती। ओके, मैं आपके स्क्रीन पे वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर किस तरीके से वर्क होती वो मैं आपके स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, और साथ ही साथ मैं रीड भी करूँगा और एक्सप्लेन भी करूँगा। दैट मीन्स ये जो कुछ मिनट्स का जो एक्सप्लेनेशन रहेगा उसमें सिर्फ मेरी वॉइस आएगी आपको, मैं रीड भी करूँगा, समझाऊँगा भी आपको वहीं पे। ओके, तो लुक एट द स्क्रीन। तो अब क्या होता, अब देखिए आपके स्क्रीन पे एक डायग्राम आ रहा जिसका नाम है फिगर 12C, ठीक है। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं स्टार्टिंग हो रहा उन्हें दो ब्लू कलर्स के बॉल के जैसा दिख रहा है, एक माइनस है एक प्लस है, फिर वो ग्रीन कलर के वायर कनेक्ट हो रहे हैं ब्रशेस से B1 और B2 से, फिर वो ब्रशेस कनेक्ट हो रहा C1 C2 यानी कि स्लिप रिंग से कनेक्ट हो रहा, फिर उसके बाद आपको कॉइल उतारी जा रही ABCD, ठीक है, ये कॉइल है। फिर उसके बाद एक नॉर्थ का मैग्नेट है और एक साउथ का मैग्नेट बताया जा रहा है आपको। तो देखिए अब ये क्या हो रहा, कनेक्ट हो रहे हैं इस तरीके से। अब देखिए मैं थोड़ा रीड कर रहा हूँ, जैसा आप देख सकते हैं, The ends of the coil are connected to the slip rings C1 and C2 which rotates along with the coil. Initially C1 is in the contact with B1 and C2 is in contact with B2. After half rotation, the brush comes into the contact with the other slip rings in such a way that the direction of current through the coil is reversed. This happens every half rotation. Thus the direction of rotation of the coil remains the same. This is the principle used in electric motor. In electric motor, electrical energy is converted into mechanical energy. We have learned that a current carrying coil rotates when it is kept in a uniform magnetic field. What happened when a coil without current is made to rotate in the magnetic field? How is current produced? अब ये जो इलेक्ट्रिक मोटर तो आपको स्क्रीन पे मैं लगवा दिया था, आप उस हिसाब से वो आंसर पूरा लिख लेना, उसका डायग्राम भी उतार के याद कर लेना। अब आप बोलेंगे सर खाली स्क्रीन पे लगा दिए, ऊपर समझा दे। थोड़ा इसका डिटेल हम थोड़ा सा समझेंगे। देखिए जो स्क्रीन पे आपको डायग्राम है
वो थोड़ा 3 डायमेंशन का डायग्राम है। मैं जल्दी 2 डायमेंशन में आपको डाल के बता देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक मैग्नेट है, ठीक है, जिसको मैं नॉर्थ पोल सपोज कर लिया, और यहाँ पे और एक मैग्नेट है जिसको हम साउथ पोल सपोज कर लिए। तो ये मैग्नेट के बीच में हम क्या करेंगे, कॉइल के जैसा लगा देंगे, और वो कॉइल क्या रहता है, आपको कॉइल का जो डायरेक्शन है हम सिंपल क्या बोलेंगे, एक क्या है, A B C D, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, और इन्हें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। तो अब यहाँ पे क्या करें, हम इसको क्या करें, एक रिंग रहता, स्लीव, हाफ स्लीव रिंग बोलते हैं इसको, वो रिंग से कनेक्ट कर दिए, ठीक है। फिर ये रिंग को क्या करें, हम एक ब्रशेस से कनेक्ट करें, ठीक है। ब्रशेस के बाद क्या हो रहा, ये जो ब्रशेस है, ब्रशेस से कनेक्ट करने के बाद यहाँ तक आप होप समझ गए होंगे। फिर यहाँ से हम इसको इलेक्ट्रिसिटी पे अप्लाई कर देंगे, जहाँ पे एक आपको पॉजिटिव टर्मिनल रह जाता है और एक आपको नेगेटिव टर्मिनल रहता। अब इसको मज़ीद समझाने के लिए, ये जो है कुछ इस तरीके से वायर्स रहेंगे, ये वायर अपनी जगह पे रहते हैं, ठीक है। अब इसको रोटेट करने के लिए ना कुछ इस तरीके से रोटेट होते कि ये जो रिंग है इसके ऊपर खाली वायरा टच होते, मेन खाली ये रिंग इच, ये जो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वो आपको कांस्टेंट रहेगा, खाली यहाँ से घूमना शुरू होती कॉइल। स्टूडेंट, जैसा मैं रेड में जो मार्क करा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपको इक्विपमेंट है वो बिल्कुल स्टेबल रहेगा, यानी इसमें कुछ भी नहीं रहेगा। यहाँ से जो ब्लू कलर का जो वायर्स शुरू हो रहा है, यहाँ से आपको ये रिंग पूरा रोटेट होता। ये किस तरीके से होता मैं आपको एक्सपेरिमेंटली थोड़ा बाद में बताने की कोशिश करता हूँ। एज ऑफ नाउ जस्ट आई विल गोइंग टू एंड माई क्लास। अभी मैं आगे के क्लासेस में आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताता हूँ जिसको हम इलेक्ट्रिक जनरेटर बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक मोटर के लिए जो थ्योरी पार्ट मैंने स्क्रीन पे लगाया था वो लिख लीजिए, उसको याद कर लीजिए। तो आज की क्लास में हम मेनली 2 टॉपिक्स कवर करे थे, एक एक्टिविटी 8 थी और एक इलेक्ट्रिक मोटर। वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन विद डिफरेंट टॉपिक्स इन नेक्स्ट क्लासेस। Till then you need to take care, maintain notes is compulsory. Have a great time. I am Sayyid Rashid from Ahlebaid High School and Junior College, Kotla Alija, Hyderabad. Thank you.